नाज़रीन आदाब, हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में मैं हिना जुबैर आपका इस्तकबाल करती हूँ। चौथे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर उरूज पर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बनारस में रोड शो भी होने वाला है। उधर आम आदमी पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है और एक बार फिर दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग की गई है। वाराणसी से कांग्रेस ने आज अपने पत्ते खोले और अजय राय को टिकट दे दिया, यानी वाराणसी में मोदी और प्रियंका का मुकाबला अब नहीं होगा। धोलिया मालेगांव में एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने वंचिता गाड़ी के उम्मीदवार नबी अहमद को कामयाब बनाने की लोगों से अपील की। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के दानिशवरों और कलमकारों ने जमहूरी हुकूमत के क़याम के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है, यानी वहां के तमाम लोगों से वोट देने की पुरजोर अपील की है। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की तमाम तर सरगर्मियों से आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अमरावती के साबिक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रियाजुद्दीन देशमुख ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ पर्चा उम्मीदवारी दाखिल कर दिया है। रियाजुद्दीन भोपाल से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले हैं। रियाजुद्दीन देशमुख का ताल्लुक औरंगाबाद से है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उम्मीदवारी देने के खिलाफ एक साबिक पुलिस ऑफिसर का ये कदम काफी हिम्मत वाला, काफी जुर्रतमंदाना तस्वुर किया जा रहा है। चलिए मजीद अपडेट के लिए हम इस वक्त रुख करेंगे औरंगाबाद का, जहां मौजूद है हमारे साथी मोहम्मद अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन, लगातार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जो उम्मीदवारी थी उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी, बयानात हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से उनके खिलाफ एक उम्मीदवार ने पर्चा अपना नामजदगी दाखिल किया है, काफी जुर्रतमंदाना कदम, जरा इनके बारे में बताइए। देखिए ये हेलो जी अजहरुद्दीन बोलिए। हाँ, ये रियाजुद्दीन देशमुख जो है तो एमपीएससी के कोटे से सेलेक्ट हुए थे और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो पुलिस मुलाजमत में गुजरी है इनकी, काफी अहम ओहदों पर रहे। एसीपी की हैसियत से ये रिटायर हुए और ईमानदार ऑफिसर की हैसियत से इनकी शनाख्त रही है। और अभी रिटायरमेंट के बाद ये एक सहाफी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनका अपना वेबसाइट चलता है दिल्ली गेट न्यूज के नाम से और सोशल मीडिया में भी ये काफी एक्टिव है जी। इनकी समाजी सरगर्मियां भी काफी अहमियत रखती है और एक साफ सुथरी छवि की शख्सियत है जी। और इनके ताल्लुक से ये कहा जा सकता है कि ये अपने मुलाजिमत के दौरान काफी बेबाक रहे और किसी को खातिर में नहीं लाए। तो इस लिहाज से ये काफी अहम फैसला है इनका। अब ये जब इनको मालूम पड़ा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को उम्मीदवार बनाया जा रहा है तो इन्होंने पहली फुर्सत में भोपाल का रुख किया। अभी रियाजुद्दीन देशमुख साहब भोपाल से निकले हैं, अभी औरंगाबाद पहुंचे नहीं है। जैसे ही वो औरंगाबाद पहुंचेंगे हम उनके राब्ते में हैं। इंशाल्लाह पहली फुर्सत में उनका रद्द-ए-अमल न्यूज़ 18 तक पहुंचेगा। अजहरुद्दीन, जिस तरह से आप रियाज साहब से बात करते रहे हैं, एक अहम फैसला होता है किसी भी इलेक्शन में खुद उतरना, तो क्या कुछ उनके जहन में रहा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, पुलिस ऑफिसर बोले तो उसकी सारी जिंदगी कौम की खिदमत में गुजरती है। वो हालात को देखता है, हालात से जूझता है। अच्छे और बुरे की तमीज एक जिम्मेदार ऑफिसर से बेहतर कौन जान सकता। और रियाजुद्दीन देशमुख की जो छवि है तो एक ईमानदार ऑफिसर की रही है और दहशतगर्दी के मामला हो या फिर मुजरिमाना अनासिर का मामला हो, इससे निपटने में वो काफी माहिर माने जाते हैं जी। और जिस तरह की छवि जो है तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है जी, उसे देखते हुए रियाजुद्दीन देशमुख के फैसले को काफी सराहा जा रहा है। हार और जीत क्या होंगी ये बात की बातें है, लेकिन इन्होंने जो कदम उठाया है उसे काफी जुर्रतमंदाना कदम कहा जा रहा है। अजहरुद्दीन, तो क्या आप वहां पर ये देख रहे हैं कि लोगों की तायद, लोगों का सपोर्ट इनको हासिल है? देखिए, रियाजुद्दीन देशमुख का ताल्लुक बुनियादी तौर पर औरंगाबाद से है और वो भोपाल से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं।
तो इसे अलामती तौर पर यानी साध्वी प्रज्ञा सिंह की मुखालिफत के तौर पर देखा जा रहा है। यानी एक तरफ है तो मुजरिमाना पस मंजर है जिस पर इल्जामात लगे हुए हैं, जो अदालत के कठेरे में खड़ी हुई है मोहतरमा, और दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर है जो ऐसे अनासिर को चैलेंज करता है। इस लिहाज से ये काफी अहमियत का हामिल हो गया है। जी, तो बहरहाल ये सियासी जंग भी जो है काफी अहम मानी जा रही है और आगे भी हम आपसे इसी तरह से अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजहरुद्दीन तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, बाराबंकी में सियासी जंग, मौजूदा सियासी हालात पर मुबाहिसा जो है वो जारी है। वोटरों के सवालों का सियासी पार्टियां जवाब दे रही हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं बाराबंकी। ऊर्जा है और आपको तकलीफ तो होती होगी जब शत्रुघ्न सिन्हा लखनऊ में जाकर कहते होंगे कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी के कहने से कुछ होता नहीं है। आपकी पार्टी के हैं? नहीं, उनके कहने से आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं? उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके कहने से अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता तो वो पहले भाजपा में भी थे, उधर भी बहुत सारे प्रधानमंत्री बना दिए होते उन्होंने, ठीक है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी के कहने से अगर उनकी बात मान ली जाती तो किस किस को प्रधानमंत्री बना देते। आज उनकी पत्नी जो है दूसरे में है, अब वो कल कह दें कि हमारी पत्नी को प्रधानमंत्री बना दो तो प्रधानमंत्री थोड़ी ना बन जाएंगी, ठीक है। तो आपको अपनी लीडरशिप से ये शिकायत नहीं रहती कि कैसे कैसे लोगों को टिकट दे देते हैं? अब उनसे गलती हो गई, उन्होंने बोल दिया। अभी भी गलती सुधार सकते हैं? नहीं, सुधार तो सकते हैं। अब ये पार्टी के नेतृत्व के ऊपर है, जैसे उनको पकड़ा जाएगा वैसे। तो वो तो आपके लिए रोड शो करने आने वाली हैं, तो क्या कहेंगे? कौन रोड शो? आपका कोई रोड शो होने वाला है, मैंने सुना है। हाँ, प्रियंका गांधी जी बहुत ज्यादा मेहनती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। हर जिले में जाकर के वो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रही हैं और वही उत्साह बढ़ाने के लिए वो 27 तारीख को बाराबंकी आएंगी और लंबा करेंगी। चुनाव की बात नहीं है, हर जगह घूमी है वो, हर 3 बार बाराबंकी से होके निकली है, 3 बार कार्यकर्ताओं से मिली है और रात भर जग करके उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। हर जिले के लोगों से मिला है एक एक करके। चलिए हरगोविंद सिंह जी, मैं इस प्रोग्राम से पहले जब मैं इस प्रोग्राम से पहले आप लोगों के साथ बैठा हुआ था तो आप सुनिए मैं आपको बता दूं इस माइक में आप लोग की आवाज नहीं जाएगी। इस माइक में जब तक आप इसके आगे नहीं बोलेंगे आवाज जाएगी नहीं। तो आपकी आवाज जो है आप एक दूसरे को सुना सकते हैं, वो कल भी सुना लीजिएगा, परसों भी, और चुनाव से पहले 2 दिन पहले तक तो आप सुना ही सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि इस इलाके की वो समस्याएं कौन सी हैं जिन पर और गौर करना चाहिए? यहाँ पर विकास के काम बहुत तेजी से होने चाहिए। जिस तरह से राजधानी के बगल का जिला है उस तरह से विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारें रही हैं। लगभग 15 साल तक इन लोगों ने लगातार शासन किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार आई है, विकास की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में इसके सुखद परिणाम आपको और बदलाव देखने को मिलेगा। आपको नहीं लगता? देखिए, लखनऊ से बाराबंकी कुछ ज्यादा दूर नहीं है। जो लखनऊ की तरक्की आपको दिखाई देती है, मतलब बाराबंकी जहां से शुरू होता है, वो शहरीकरण तो यहां पर देखिए जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, जमीन माफिया बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, लोग किसानी छोड़ने को तैयार हैं कि किसानी में वो आमदनी उस तरीके से रही नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये बाराबंकी जो है, दिल्ली में जिस तरह नोएडा या गुड़गांव, फरीदाबाद, लोनी, ये जो आपका राज एक्सटेंशन वगैरह, इस तरह के जो इलाके डेवलप हुए हैं, उस तरीके से बाराबंकी को बहुत खूबसूरती के साथ डेवलप किया जा सकता है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और 1990 तक गाजियाबाद का विकास भी इसी तरीके से था जिस तरीके से लखनऊ के बगल में बाराबंकी। लेकिन जब उसका विस्तार हुआ एनसीआर का, 90 के बाद से गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाके का विकास हुआ। उसी तरीके से लखनऊ जब बड़ा हो रहा है, आज बड़े नए आयाम ले रहा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो किसान पथ बनवाया है, इसके बाद आप देखेंगे अगले आम आदमी पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मांग को फिर से दोहराया गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाता है तो तालीम और तामीर और तरक्की की राह में किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आपका पहला एजेंडा मोदी और अमित शाह को इक़्तिदार से बेदखल करना है। मोदी और अमित शाह की वजह से मुल्क का माहौल खराब हो रहा है।
केजरीवाल यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ये भी कह डाला कि मोदी और अमित शाह मजहब की बुनियाद पर लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं और इसी को रोकना है। ये 2019 का चुनाव भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 2019 का ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। 2019 का ये चुनाव भारत के जनतंत्र को बचाने का चुनाव है। 2019 का ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। आम आदमी पार्टी का सबसे पहला एजेंडा इस चुनाव में है किसी भी तरह से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी को केंद्र के अंदर सरकार बनाने से रोकना। आज हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही है। जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए वो सब करेंगे जो अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी को केंद्र में सरकार बनाने से रोके। मोदी सरकार के अलावा जो भी केंद्र के अंदर भारत के संविधान और भारत की एकता के ऊपर यकीन, सेक्युलरिज्म के ऊपर यकीन करने वाली जो भी सरकार बनेगी, गठबंधन की बने या किसी भी पार्टी की बने, इन मोदी सरकार और इनके अलावा उसका आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी। हर राज्य के लोग अपनी सरकारें चुनते हैं और जो सरकार लोग चुनते हैं उस सरकार के पास अपने लोगों की इच्छाओं को और अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने की सभी ताकतें होती हैं। तो फिर दिल्ली के लोगों के पास ये अधिकार क्यों नहीं है? दिल्ली के लोग जो अपनी सरकार चुनते हैं वो उस सरकार के पास कोई ताकत नहीं होती है उनके काम पूरे करने की। तो आज हमारा दिल्ली का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाकर रहेगी। उसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस सुनवाई नहीं करती, पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। क्यों? पुलिस कहती है हम सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं है पुलिस के देखने का। अगर किसी के घर में कुछ गलत काम हो जाए तो वो प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल सकता, वो अपने मुख्यमंत्री से मिल सकता है, वो अपने एमएलए से मिल सकता है, वो अपने एमएलए को टाइट भी कर सकता है, अपने मुख्यमंत्री को डांट सकता है। एक आम आदमी प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकता। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी। आज हमारे बच्चों को कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलते हैं। एडमिशन क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली के कॉलेजों में आके एडमिशन लेते हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन दिल्ली से 12वीं पास करने वाले बच्चों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए हमारे दिल्ली के कॉलेजों में। आज 95% नंबर लाने वाले भी हमारे दिल्ली के बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलते। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी तो दिल्ली के सारे कॉलेजों के अंदर 85% सीट्स हम लोग दिल्ली से 12वीं पास करने वाले बच्चों के लिए रिजर्व कर देंगे। और वहीं नई दिल्ली से आप उम्मीदवार ब्रिजेश गोयल से हमारे साथी रचना ने खास बातचीत की है। ब्रिजेश गोयल का कहना है कि इस बार नई दिल्ली की आवाम नए चेहरे को मौका देगी। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ब्रिजेश गोयल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपके सामने मीनाक्षी लेखी और अजय माकन है, तो किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहेगी उनसे निपटने के लिए? देखिए, पिछले 6 महीने से ज़्यादा मुझे वक्त हो गया अपने क्षेत्र में प्रचार करते हुए, और जनता के बीच में जो मुझे भाव देखने को मिला, जनता जो वर्तमान सांसद है मीनाक्षी लेखी उससे बहुत ज़्यादा नाराज है। लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वो पूरी तरह से पिछले 5 सालों में नदारद रही हैं। लोग कहते हैं कि हमने मीनाक्षी लेखी कभी नहीं देखी। इसके अलावा जो अजय माकन जी की आप बात कर रहे हैं, 10 साल वो भी सांसद रहे नई दिल्ली से, लेकिन उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। तो नई दिल्ली की जनता इस बार नए चेहरे को, फ्रेश चेहरे को चाहती है, जो जनता के बीच का हो, जो कभी भी मिलके जनता जिससे मिल सके। मैं खुद ट्रेड विंग का, व्यापार प्रकोष्ठ का मैं कन्वीनर हूँ, व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता के बीच में पिछले 7-8 सालों से उपलब्ध रहा हूँ हमेशा से। और जिस तरह से पिछले 7 महीने में मैं घर घर, दुकान दुकान पे पहुँचा हूँ लोगों को, और लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को मैं अपना व्यक्तिगत नंबर दे चुका हूँ। ब्रिजेश जी, जिस तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जे की जो मांग को लेकर आम आदमी पार्टी मुद्दा लेकर चल रही है, इसके साथ और कौन से अहम मुद्दे रहेंगे नई दिल्ली के लिए? देखिए, पूर्ण राज्य का मुद्दा तो है ही, इसके अलावा सीलिंग बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जितनी सीलिंग हुई उसकी ज़्यादातर सीलिंग नई दिल्ली के बाज़ारों में हुई है। एनडीएमसी इलाकों में बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकारी कर्मचारी बहुत भारी संख्या में रहते हैं, उनके सामने पेंशन की और डीए की बड़ी सारी दिक्कतें हैं। महिलाओं के सामने सुरक्षा का मुद्दा है, युवाओं के सामने बेरोजगारी का मुद्दा है, और कॉलेज में एडमिशन का मुद्दा है। तो तमाम मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। यहाँ गठबंधन की भी बात जो थी वो सुर्खियां पकड़ती नजर आई, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। तो अब क्या लगता है कि किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं?
मुकाबला तो केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही है, कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में नहीं है, क्योंकि जो आदमी, सबको पता है कि बीजेपी को केवल आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है। तो जो व्यक्ति बीजेपी को हराना चाहता है वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी को वोट देगा, क्योंकि उसको पता है कि कांग्रेस को वोट दे दिया तो उसका वोट बेकार चला जाएगा। और मैंने कहा कि जिस तरह से मीनाक्षी लेखी जी का कार्यकाल रहा है, जनता बहुत भारी गुस्से में है। मुझे लगता है आसानी से हम लोग इस बार नई दिल्ली सीट से भारी से विजयी होकर के निकलेंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए ब्रजेश गोयल, जिनका कहना है कि लोकसभा 2019 में नई दिल्ली सीट से हमारा मुकाबला बीजेपी से है और उम्मीद है कि नई दिल्ली की सीट आपके पाले में आएगी। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, आपको एक बार फिर हम लिए चलते हैं बाराबंकी में सियासी जंग के मंच पर और जानेंगे कि वहां पर वोटर्स और जो सियासी पार्टियां हैं उनका मूड क्या है। देशभक्त है, चोर तो ये लोग हैं, 2G, 3G, 4G घोटाला, सपा बसपा, चोरों का गठबंधन, महामिलावटी गठबंधन, यही है जी। चुप कराइए, चुप कराइए। आज कैमरे तो लाओ, कैमरे तो लाइए, कैमरे तो लाइए, कैमरे तो लाइए, कैमरे तो लाइए। पुनिया साहब, ये यहां पर ये लोग सियासी तौर पर बुरी तरह बटे हुए से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो इलाका है ये बहुत मेलजोल वाला इलाका है। ये सिर्फ चुनाव तक ही रहने वाला है या आगे भी बढ़ेगा? नहीं, मेलजोल वाला इलाका है। सब भाई बहन हैं और सब आपस में मेलजोल करके रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि बाद में जाकर लड़ाई झगड़ा होने लग जाए। नहीं, लेकिन जो समस्याएं हैं, देखिए, मुझे वहां बीच में लोगों ने बार बार एक बात कही कि जब शाम हो जाती है 8 बजे के बाद यहां से लखनऊ जाने के लिए जो है कन्वेंस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ इस तरह की, देखिए, यहां से बाराबंकी से लखनऊ ट्रेन्स वगैरह कुछ छोटी आप कर सकते हैं, कुछ मेट्रो फैसिलिटी, कुछ इस तरह की बातें हो सकती कि नहीं? ये आप लोगों के उसमें घोषणा पत्र में है या ऐसी चीजें कि नहीं? मेमो ट्रेन शुरू करवाई गई थी बाराबंकी से जाने के लिए, MST बंटवाए गए थे जब 2009 से लेकर 2014 के बीच में, जब माननीय सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी यहाँ लोकसभा सांसद थे, तब मेमो ट्रेन भी शुरू करवाई। रेलवे स्टेशन का आदर्श रेलवे स्टेशन बनवाया गया, सौंदर्यीकरण हुआ। उसके अलावा MST बांटी गई है सब लोगों को, सारे जितने भी हमारे युवा हैं, जितने लोगों को जॉब करने जाना होता था, तो ये सब सुविधाएं करी गई। पिछले 5 साल में क्या हुआ ये आप मुझे जवाब दीजिए। और इस कार्यकाल में भी देवा से चिन्हट जाने वाली जो बस थी वो भी अब बंद करवा दी गई थी बीच में। हरगोविंद सिंह जी, कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पर आपका जवाब जरूरी है। देखिए, जो आम समस्याएं की जब हम बात करते हैं, जो लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ है, दुख हैं, उन पर बात न करके फिर उस तरह की बातें की जाने लगती है जो जज्बाती नौयत की होती हैं और उनसे वोट घसीटने की कोशिश होती है। एक छोटी सी बस सेवा जो हमारे ख्याल से एक मामूली सभासद या MLA वगैरह भी चलवा सकते हैं, उसके लिए लोग शिकायतें करें कि 8 बजे के बाद कुछ सिस्टम ही नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल से, मैं मानता हूं कि ये पूरा जितना भी सियासी रहनुमाइयां कर रहे हैं लोग, वही नाकाम हो जाते हैं। जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, मैं इन आरोपों से सहमत नहीं हूं। 10 बजे रात तक पॉलिटेक्निक से लेकर बाराबंकी तक की लगातार बस की सेवाएं रहती हैं, सवेरे से लेकर 10 बजे रात तक। 10 बजे रात को भी मैंने कई बार सवारियों को वहां पर खुद बिठाया है। 10 बजे रात तक ये सुविधा रहती है। 10 बजे रात के बाद जो लंबी दूरी की बसें हैं वो बाहर से निकल जाती हैं। हमारा एक नया बस अड्डा बन रहा है जिसका उद्घाटन होना है, चुनाव के बाद शायद उसका उद्घाटन हो जाएगा, और उसके बाद हमारी सुविधाएं पूरी तरीके से, जो बाहर जाने वाली बसें हैं जो बाहर से निकल जाती हैं वो भी बाराबंकी होकर जाने लगेंगी, पूरी स्थिति सुधर जाएगी। उन्होंने कहा, अरे भाई इसकी ऑडियो देखिए, इसमें आवाज, लोग आप तो आवाज आ रही है? हाँ, एक मिनट, आवाज देखिए भाई, आवाज आ रही है अब? ठीक है, आवाज आ रही है, मेरी आवाज सुनो। एक यूरिया की बात कही उन्होंने, भाई साहब ने, कि 5 किलो जो है यूरिया कम कर दी गई। ये देखिए, पहले किसान बहुत आसानी से खेती कर लेता था और आपने पहले तो उसको यूरिया की तरफ मोड़ा,
जब वो खुद ही खेत फिर लेता था तो उसको बहुत सहूलत हो जाती थी। अब जो है, अब वो वापस किस तरह, अब वो खेती के लिए ज्यादातर किसानों की जो खुदकुशियां और इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि वो खाद वगैरह खरीदने के लिए और दूसरी चीजों के लिए बोझ में दब जाता है कर्ज के। तो इसको दूर करने के लिए क्या है? हमने अभी किसान सम्मान निधि जारी की। छोटे और लघु किसानों के लिए पहले योजना थी, लेकिन अब उस योजना का विस्तारीकरण करके ऐसा कर दिया गया कि हिंदुस्तान का जितना किसान है सबको हम 6,000 रुपए वार्षिक देने का काम करेंगे। जहां तक यूरिया की बात है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, काला बाजारी होती थी, डुप्लीकेट यूरिया मिलती थी। यूरिया का नील लेपन करा के मोदी जी ने यूरिया की गुणवत्ता बढ़ाने का काम किया है। हमने 5 किलो यूरिया के बैग में कम किया है और 10 किलो यूरिया के दाम घटाए हैं। पहले यूरिया 320 रुपए का बैग मिलता था, अब बैग 266 रुपए का मिलता है। हमने उसको इसलिए ऐसा किया है, 5 किलो यूरिया इसलिए कम की है क्योंकि हमारे प्रदेश के किसानों की एक आदत बन गई थी कि हम तोल कर नहीं बल्कि कट्टे के हिसाब से, बोरी के हिसाब से खेतों में यूरिया डालते थे। जब हमारी गुणवत्ता बढ़ गई नीम लेपल के कारण, हमारी उस यूरिया की गुणवत्ता बढ़ने के कारण जब 45 किलो में वही काम हो सकता है तो 50 किलो का किसान बोरा क्यों डाले? हमारे पास किसान नेता है जो ये बात कह रहे हैं यूरिया को लेकर, जो वहां से बात आई। आप किसान नेता होने के गरज से आपकी तरफ से बोलेंगे ना ये, तो आपको क्या लगता है जो कुछ उन्होंने कहा है हरगोविंद सिंह जी ने, वो सही है? देखिए, यहाँ जो लोग हैं मौजूद हैं, सबका नमस्कार करते हुए, सबकी तरफ आप देखेंगे कि 2/3 आबादी यहाँ लगभग नौजवानों की है और इस जनपद में 3/4 आबादी, क्योंकि यहाँ शहर का बहुत छोटा क्षेत्रफल है, 3/4 आबादी गांवों में रहती है। गांवों को ये सभी जितनी पार्टियों के लोग खड़े हैं, खेती को इतना बर्बाद कर दिया। यहाँ का कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ जो इस जनपद के खेतों की समस्याएं ले जा करके वहां संसद में रखता, और ना तो वह संसद में बात चली कि आज जो नौकरियों या बेरोजगारी की बात की जा रही, वो गांव से लोग बेरोजगार हुए हैं, खेती छोड़ रहे हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है और जिसका कारण है कि आज हम बाराबंकी जनपद में पहले 2 चीनी मिलें हुआ करती थी, आज दोनों चीनी मिलें पूर्ववर्ती सरकार प्रदेश की यहां बेच चुकी हैं, और एक चीनी मिल जो शांत रही है, एक चीनी मिल जो यहां बुढ़वल थी, उसके लिए नई चीनी मिल के लिए नई जमीन भी अधिग्रहित की गई थी जो सन 1978 में की गई थी। आज तक उस पे नई चीनी मिल नहीं बनाई गई। देखिए मिल की जो बात है, तो बाराबंकी में सियासी जंग का मंच लगातार हमारे यानी कि न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर जो है वो वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका सियासी मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातें जो है वो तमाम जो सियासी पार्टियों के तमाम लीडर मौजूद हैं उन तक पहुंचा रहे हैं, और सियासी पार्टियों के दिमाग में क्या चल रहा है, किन अहम चीजों को लेकर वो लोगों के सामने, ये तमाम चीजें सियासी जंग के मंच से हम आपके सामने लगातार दिखा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो शुरू हो चुका है। बराह रास्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मेगा रोड शो की, और आपको दिखाएं कि किस तरह से BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इस मेगा रोड शो का आगाज किया। रोड शो से पहले मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के मुजस्मे पर गुलपोशी भी की है, और 26 अप्रैल यानी कल पीएम नरेंद्र मोदी वहां से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने वाले। और सबसे अहम बात कि बीजेपी के तमाम अहम जो सीनियर लीडर हैं वो इस रोड शो में मौजूद हैं। तो वाराणसी से बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। BHU से नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो का आगाज किया है। पंडित मदन मोहन मालवीय के मुजस्मे पर उन्होंने गुलहाए अकीदत भी पेश किए, और उसके बाद अब उनका ये मेगा रोड शो शुरू हो चुका है। कल वाराणसी से पीएम अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। और नाज़रीन, इस रोड शो पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कुछ और अहम खबरें भी हैं, जैसे कि हमारी साथी रंजीता झा ने कांग्रेस लीडर राशिद अलवी से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बनारस में
मेगा रोड शो के हवाले से खास बातचीत की है और राशिद अलवी ने अपने खास अंदाज में इस रोड शो के लिए क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। वरिष्ठ नेता राशिद अलवी हमारे साथ है बात करने के लिए। अलवी जी, आज पीएम मोदी बनारस में है, 2 दिनों के दौरे पर हैं, 10 किलोमीटर का रोड शो और कल नामांकन करेंगे। पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश, दिखाने की कोशिश कि आज भी पीएम मोदी की वही लोकप्रियता बनारस में बरकरार है। देखिए, उनकी कितनी लोकप्रियता है इसका अंदाज़ा तो 23 तारीख को ही हो पाएगा। बनारस में उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। उन्हें गंगा मैया सिर्फ चुनाव में बुलाती है, 5 साल उन्हें नहीं बुलाती है। बनारस के लोग बहुत दुखी है। इस बार मोदी जी का बनारस में जीतना बहुत मुश्किल काम है। सर, आनंद शर्मा आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पीएम मोदी पर एक बड़ा हमला किया है। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना किम जोंग से की है। देखिए, वो बड़ा डिक्टेटर है, ये छोटे डिक्टेटर है। मुकाबला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसने पूरी दुनिया को डरा रखा है। इन्होंने भारत देश के लोगों को डरा रखा है। नरेंद्र मोदी जी ना लोकतांत्रिक मर्यादाओं में यकीन करते हैं, ना देश के संविधान में यकीन करते हैं। वो देश के अंदर सिर्फ डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। सर, बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि पीएम मोदी नामांकन अभी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही दूसरे पार्टियों के जो नेता हैं वो जुबानी जंग पीएम मोदी से शुरू कर चुके हैं। कई भद्दी टिप्पणियां पीएम मोदी के खिलाफ की जा रही है। देखिए, भद्दी टिप्पणी कोई नहीं करता। ये सारा कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का है। भद्दी टिप्पणी वही लोग करते हैं और किसी नेता को नहीं छोड़ते। राहुल गांधी और गांधी फैमिली पे तो ख़ास तौर से वो सिवाय गंदी टिप्पणी करने के और कोई दूसरा काम नहीं करते। सर, अंतिम सवाल है, मायावती के बाद अब अखिलेश भी कांग्रेस पार्टी को अहंकारी बता रही हैं। देखिए, जब चुनाव होता है तो एक दूसरे के खिलाफ लोग बोलते हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नाज़रीन, ये है वो रोड शो जिस पर लगातार न्यूज़ 18 की नज़र भी बनी हुई है। आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी कल वाराणसी से पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। उससे पहले ये जो रोड शो है इस पर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से नुक्ताचीनी भी शुरू हो गई है, कड़े हमले भी शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ये ताकत के मुजाहरे के तौर पे इस रोड शो का इनेकाद किया गया है। और आपको ये भी बताएं कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच अब मुकाबला नहीं होगा। कांग्रेस ने यहां से अजय राय को मुकाबले के लिए मैदान में उतार दिया है। तो इस तरह से प्रियंका के वाराणसी के इंतखाबी अखाड़े में कूदने की जो कयास आराइयां थी उन पर भी रोक लग चुकी है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वाराणसी में ये अहम रोड शो, पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो इसको नाम दिया गया है, वो जारी है। और इस अहम मौके पर लगातार तमाम लीडर जो हैं वो भी मौजूद हैं। और नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच मुकाबला नहीं होगा। कांग्रेस ने अजय राय को यहां से मैदान में उतारा है। तो प्रियंका के वाराणसी से इंतखाबी मैदान में जो उतरने की अटकलें थीं, चेमेगोइयां थीं, वो अब खत्म हो गई। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अजमेर में अवामी रैली से खिताब किया और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। साथ ही जिक्र किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर कांग्रेस गरीबों के लिए क्या कुछ करने वाली है। टैक्स लागू किया, पहली कुल्हाड़ी नोटबंदी धार और दूसरी कुल्हाड़ी गब्बर सिंह टैक्स धार। हंसते हुए किया, पता नहीं क्या बात थी। 8 बजे रात को नोटबंदी, 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स। रात को आएगा भैया गब्बर सिंह लूटने, रात के समय 12 बजे लागू किया। मगर गब्बर सिंह टैक्स ने और नोटबंदी ने किया क्या? ये जो माताएं बहनें आई हैं, इन्होंने जो पैसा बचाया था घर से छीना। युवाओं के हाथ में जो पैसा था नरेंद्र मोदी जी ने उनके जेब से निकाला। किसानों के घर में जो पैसा था नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर से निकाला। छोटे दुकानदारों से छीनकर पैसा निकाला और हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों के बैंक अकाउंट में डाला। न्याय योजना के 2 लक्ष्य भाइयों और बहनों, गरीबों के जेब में पैसा डालना और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करना।
ये काम हम आपके लिए करने जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने प्यारे किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, मजदूरों और माताओं बहनों के बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, मजदूरों से कहना चाहता हूं, न्याय योजना का पैसा आपके जेब में जाएगा, मगर हम वहां नहीं रुकना चाहते। पहले 100 दिन मनरेगा मिलते थे, हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है 100 दिन नहीं 150 दिन मिलेंगे मनरेगा। और सिर्फ मनरेगा का पैसा नहीं, जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, 6,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में जाएंगे। लाखों करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट। 2 हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, एक हिंदुस्तान होगा, हमने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है। और हिंदुस्तान के किसानों, अगर आप टीवी देख रहे हो अच्छी तरह सुनिए, मैं 2 बार बोलूंगा, हिंदुस्तान का कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के लिए 2019 के चुनाव के बाद जेल में नहीं डाला जाएगा। खत्म कहानी। फिर से सुन लीजिए हिंदुस्तान के किसान, फिर से सुन लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी किसान 2019 के चुनाव के बाद कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। खत्म कहानी। वहीं मशरक़ी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर ने कहा है कि हम तरक्की के एजेंडे को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, हम मनफी सियासत नहीं करना चाहते। और गौतम गंभीर से खास बातचीत की हमारी साथी रचना ने। बात करने के लिए मौजूद है ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर। गौतम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके सामने अरविंदर सिंह लवली हैं, तो किस तरीके से फाइट रहेगी? देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि चैलेंज हमारा सिर्फ हमारे खुद के प्रोमिसेस से होगा, बाकी और किसी से नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को क्रिटिसाइज करके या हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। और यही हम आपस में भी जब हमारी इंटरनल डिस्कशन होती है तो यही सबको बोला भी गया है कि हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम डेवलपमेंट का विजन लेके जाएंगे, हम ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी को दिल्ली की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे सबकी मदद से, और वही हमारा विजन है। यानी कि आम जो बीजेपी की लेगेसी है वो आप आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, महेश गिरी ने जो काम किया उनको आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीलिंग का मसला जो है उसको किस तरीके से निपटेंगे? देखिए, पहली बात तो ये हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है उसको आगे लेके जाने की बात करो। हमारे महेश गिरी जी जिन्होंने काम किया उसको आगे लेके जाएंगे, हमारे एमएलए साहब जो यहाँ से जीते हैं उनकी लेगेसी को आगे लेके जाएंगे, इन सबके साथ मिलकर काम करेंगे। और यही हमारा विजन है। हम क्रिटिसिज्म से ज़्यादा हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, और इस देश को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये देश पिछले 5 साल से जितना डेवलप हुआ है उसी डेवलपमेंट को हम आगे लेके जाएंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, हम उसी के बारे में बात करेंगे। आम आदमी पार्टी स्टेटहुड की बात कर रही है, इस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि अपनी नाकामियां छुपाने के लिए आपने स्टेटहुड का जो इशू है इतना बड़ा कर दिया है। इससे आम आदमी पार्टी के पावर से पहले बहुत ऐसे सरकारें आई हैं, उन्होंने दिल्ली में बहुत काम भी किया, तब तक शायद इतना बड़ा इशू कभी था भी नहीं स्टेटहुड। तो अगर आप अपनी नाकामियां 4.5 साल की नाकामियां स्टेटहुड के पीछे छुपाना चाहते हैं तो इसमें वो लोग आपको जवाब दे देंगे। बस एक आखिरी सवाल है, आपने क्रिकेट खेला, आप पॉलिटिक्स में आप आए हैं, तो क्रिकेट ज्यादा इजी था या पॉलिटिक्स? देखिए मैम, मैं अभी पॉलिटिक्स में आया हूं तो इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मेरे पास अच्छी टीम होगी तो जरूरी मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए क्रिकेटर गौतम गंभीर, जिनका कहना है कि जो वादे किए हैं हम उनको पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ में रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यूपी के कन्नौज में एसपी और बीएसपी ने मुश्तरका अवामी रैली की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा। साथ ही रियासत में अजीम इत्तेहाद की ताकत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये इत्तेहाद जमीन पर रहने वालों का इत्तेहाद है और ये इत्तेहाद नया सियासी बदलाव लाने वाला भी है। भाजपाई लोग जो गांव में जाकर के भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, जरा अपना 7 साल का हिसाब किताब तो बताओ क्या दिया है। ये हमारे हित को पैदा करने वाले लोग जानते होंगे, जब वैट खत्म करना था तो आपकी सरकार के पास आए थे, वैट खत्म कर दिया था, गुलकंद पे भी, गुलाब के पानी पर भी, और भी सुविधाएं दे दी थी। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आई, बताओ जीएसटी लग गया कि नहीं लग गया, और महंगा हो गया कि नहीं हो गया। कितनी बातें बताऊं, काम में आपका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बताओ, काम में मुकाबला कर सकते हैं क्या? आपके काम में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो बहकी बहकी बात कर रहे हैं। सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं,
हर चीज में आप आगे हो, लेकिन आपके खिलाफ साजिश भी बहुत है, षड्यंत्र भी बहुत है। ये जो गठबंधन बना है सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, ये गठबंधन बना है जो संविधान से हमें अधिकार मिले हैं और अधिकारों को बचाने के लिए गठबंधन बना है। ये कभी सपना बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी ने देखा, यहाँ एक बोतल यार, उसके बाद हमें माननीय काशीनाथ नेताजी ने आगे बढ़ाया। उसी गठबंधन को हम और आदरणीय मायावती जी लेकर के जा रहे हैं, आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये गठबंधन जमीन पर रहने वाले लोगों का गठबंधन है, ये दिलों का गठबंधन है और देश को नई सरकार देने वाला भी गठबंधन है। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम नया भारत बनाना चाहते हैं, हमने कहा ये गठबंधन नया प्रधानमंत्री देकर के नया भारत बनाने का काम करेगा। बताओ आपको प्रचार मंत्री चाहिए कि प्रधानमंत्री चाहिए आपको? लोकसभा के इंतखाब में बिहार के मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम लीडरों को नजरअंदाज कर दिया गया और ये पहला मौका है जब अक़लियती तंजीमों से सियासी पार्टियों ने किसी भी तरह का कोई राय मशवरा तक नहीं लिया। इमारत शरिया और जमीयत उलमा के मुताबिक सियासी पार्टियों के सामने वोट बैंक के अलावा अक़लियती समाज की कोई अहमियत ही नहीं है। खास रिपोर्ट। कभी एमएलए और एमपी का टिकट दिलाने वाली मुस्लिम तंजीमें इस बार हाशिए पर हैं। सेकुलरिज्म का नारा बुलंद करने वाली पार्टियों ने भी मुसलमान लीडर और मुस्लिम तंजीमों को पूरी तरह से फरामोश कर दिया है। जमीयत उलमा बिहार के मुताबिक जमहूरियत के लिए ये इक़दामात मुनासिब नहीं हैं। जमीयत का कहना है कि मुसलमानों को सियासत में नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती है। अफसोस इस वक्त किसी जमात से नहीं पूछा गया और किसी से नुमाइंदगी नहीं ली गई, अपने मन से किया गया। उसमें भी जो जीतने वाले कैंडिडेट थे, जो जीत सकते थे, उन लोगों को गठबंधन के चक्कर में टिकट नहीं दी गई। श्योर जीत थी इन लोगों की। खुद लोग कुछ खड़े हैं, लेकिन हम समझते हैं जिनका अपना स्ट्रेंथ है वो जीतेंगे भी। लेकिन ये तो अफसोसनाक बात यही है कि साहब सियासी सेकुलर पार्टियों ने तंजीमों को भी नज़रअंदाज किया और मुस्लिम नुमाइंदगी की खातिर नुमाइंदगी नहीं हुई। उधर इमारत शरिया बिहार लगातार सियासी हिस्सेदारी के सवाल पर खामोश तहरीक चलाती रही है, लेकिन इमारत जैसी तंजीम से भी किसी सियासी पार्टी ने कोई मशवरा लेना जरूरी नहीं समझा। इमारत का कहना है कि मुसलमानों को सियासी पार्टियां महज वोट बैंक समझती हैं। यही वजह है कि अक़लियतों के मसले उनकी तरजीहात का हिस्सा नहीं है। देखिए, एक बात तो तय है कि सियासी पार्टियां सिर्फ वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही हैं हमेशा। कभी वो खुलकर बोलती हैं और कभी दरपर्दा ये काम करती हैं। इसलिए ये तो हम कह सकते हैं कि बिहार में भी इसका तजर्बा हमारे सामने है और मुसलमानों को इस पर गौर करना चाहिए, इसलिए कि जब तक सियासी ताकत नहीं होगी इनकी जो तरक्की है वो तरक्की नहीं हो पाएगी। बिहार के 40 पार्लिमानी हलकों में करीब 8 ऐसे हलके हैं जहां अक़लियती आबादी उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करती है। अक़लियत नवाजी का दावा करने वाली सियासी पार्टियों के सामने मुसलमानों का मसला कोई मुद्दा नहीं है। सवाल यहाँ सिर्फ वोट का है और मुद्दा गैर जरूरी बातें हैं। मुस्लिम तंजीमों ने इन तमाम बातों पर मुसलमानों को गौर करने की अपील की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट हल्का इंतखाब की तशरीही मुहिम अपने शबाब पर है। MIM सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने मालेगांव में इंतखाबी जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार नबी अहमद को कामयाब करने की अपील की है। अवैसी ने यहाँ के वोटर्स को मुखातिब करते हुए कहा कि चाय वाले से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ना बीजेपी की सरकार बनेगी, ना ही नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म ही बनने वाले हैं। जलसे-ए-आम में अवैसी ने फिल्म अदाकार अक्षय कुमार के जरिए इंटरव्यू लिए जाने पर भी PM पर निशाना साधा।
और ये मोदी ये बोलते हैं कि 56 इंच का सीना मेरा, हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी, अमेरिका के सदर ट्रंप ने कह दिया कि तुम ईरान से ऑयल नहीं ले सकते, तो तुम्हारा 56 इंच का सीना जाके 2 इंच का कैसे बन गया? तुम घर में घुस के मारने की बात कर रहे थे। अमेरिका का सदर ट्रंप फतवा जारी कर दिया। मैं माजरत चाहता हूं उलमाओं से। अमेरिका का सदर ने फतवा जारी कर दिया और कहा, मित्रों, दोबारा अगर गले मिलना है तो गले मिलने की कीमत यह है कि तुम ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। सुनो हिंदुस्तान के मेरे भारत के गयूर हिंदुस्तानियों, सुनो, हम ईरान से ऑयल नहीं लेकर पूरे हिंदुस्तानियों पर, भारत के सिटीजन्स के ऊपर 2500 करोड़ का बोझ अब तुम पर आयद होने वाला। अगर मोदी की जगह कोई और होता तो कहता कि ट्रंप चल झक मार, तेरी बात नहीं सुनते हम, जहां से हमारा दिल बोलेगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। टीवी पे इंटरव्यू आया मित्रों का, हिंदुस्तान के वजीर आजम ये देख रहे थे कि जो टीवी के बड़े बड़े एंकर हैं वो उनकी ताईद में एक्टिंग नहीं कर सक रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि तुम एक्टिंग नहीं सही कर रहे हो, मैं असली एक्टर को पकड़ कर लाऊंगा। और एक एक्टर को लाए, अपने घर में बैठकर इंटरव्यू दिए। पीछे बैकग्राउंड में मोर के पुकारने की आवाज आ रही है और वजीर आजम ये बोल रहे हैं कि मैं सोता नहीं हूं, मुझे नींद नहीं आती, मैं सिर्फ 4.5 घंटे सोता हूं। और ओबामा मुझसे कहते हैं तू सोता क्यों नहीं है? मोदी जी, सो जाइए अब आपके सोने के दिन आ चुके हैं। नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो में, और आप देखिए इस रोड शो की बराह रास्त तस्वीर। मुझे इजाजत दें, आदाब।
तुम्हारा हाथ पाँव सब चलता है।